नमस्कार साथियों, मैं किशन कुमार फंडामेंटलिज्म में आपका स्वागत करता हूं। परीक्षा पर चर्चा की अगली कड़ी में हम लेके आए हैं आपके लिए आदर्श पौधा क्या है और उसको उपज को बढ़ाने वाले कौन कौन से लक्षण होते हैं। आदर्श पौधा मैंने इससे पहले भी चर्चा की। आदर्श पौधा क्या होता है? किसी भी पौधे का वह जैविक प्रारूप जो हमें आशा के अनुरूप उत्पादन देता है उसे हम आदर्श पौधा कहते हैं। तो किसी भी पौधे की जो उपज होती है वो मृदीय कारक, प्लांट कारक, जलवायु कारक और जो आपका मैनेजमेंट फैक्टर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि पौधे की उपज जो है किसी एक कारक का निर्धारित नहीं की जा सकती है। और जो अवधारणा है आदर्श पौधे की, ये जो अवधारणा है सीएम डोनाल्ड ने 1968 में दी थी। तो ये बात करते हैं कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं। उपज को बढ़ाने वाले लक्षण में सबसे पहले बात आती है प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या। तो प्रति इकाई क्षेत्र में जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे और प्लांट्स की संख्या जो होती है वो होती है एरिया अपॉन स्पेसिंग के ऊपर निर्धारित होती है। तो हमेशा जो है पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को निश्चित करके रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है पौधे की हाइट। देखो, ऊंचाई की जहां हम बात कर रहे हैं वहां पर जो भी हमारी फॉरेज क्रॉप्स होती है, चारे वाली फसलें होती है, वहां पर हम पौधे की हाइट पर मुख्यतः ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हाइट कम होगी तो वहां पर जो फोडर का प्रोडक्शन होगा वो हमारा फॉरेज का कम हो जाएगा। अगली बात आती है हमारा प्रति पौधे कल्लों की संख्या या नंबर ऑफ ब्रांचेस की संख्या। कितने कल्ले हैं, नंबर ऑफ टिलर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है। नंबर ऑफ ब्रांचेस पर पॉट्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ टिलर्स अगर ज्यादा है तो वहां पर स्पाइक की संख्या ज्यादा होगी। अगली बात आती है बाली में दानों की संख्या। जो स्पाइक है हमारी उसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हैं। अगला है प्रति पौधा शाखाओं की संख्या और फलियों की संख्या। जो ब्रांचेस हैं उनमें कितनी फलियां हैं, कितने पॉट्स हैं, उनकी संख्या भी निर्धारित करती है कि पौधे की उपज क्या होगी। अगला है आपका बीज में तेल की मात्रा। जो भी हमारी ऑयल सीड्स क्रॉप है उनमें जो ऑयल परसेंटेज है वो उसके प्रोडक्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रति पौधा गूलरों की संख्या। गूलर मतलब जो हमारी कॉटन होती है उसके जो पॉट्स होते हैं उनको हम गूलर बोलते हैं। तो उनकी संख्या भी प्रति पौधे में कितनी है निर्धारित करती है। अगला है प्रति पौधा भुट्टों की संख्या। भुट्टों में लाइनों की संख्या और लाइनों में दानों की संख्या। तो ये आपके क्या है, उपज को बढ़ाने वाले लक्षण हैं। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही देखना है और आपने पूरा क्वेश्चन हल कर लेना है। अगला सवाल यहाँ पर आता है हमारा, बलुई मिट्टी में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता कैसे बढ़ाएं। इंक्रीज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन सैंडी सॉइल। बात समझे कि नहीं? तो सीधी सी बात है, सैंडी सॉइल है, इसका मतलब क्या है, वहां पर इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। इट मींस जो भी हम नाइट्रोजन एप्लीकेशन करेंगे वो स्प्लिट डोजेस में करें और फर्टिलाइजर जो है उनको स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का उपयोग करें। तो पहला क्या है, उर्वरक प्रबंधन। उर्वरक प्रबंधन में हम क्या करते हैं, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं नाइट्रोजनधारी उर्वरक, उनमें सल्फर कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है इसका उपयोग करना चाहिए। ये जो कन्वर्जन होता है नाइट्रेट का उसको स्लो कर देता है, जिससे वो लंबे समय तक हमारी फसलों को प्राप्त होता रहता है। नेक्स्ट है रिड्यूस वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। जो बाष्पीकरण लॉसेस होता है उसको भी ये कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्प्लिट एप्लीकेशन। जहां हम नाइट्रोजन को स्प्लिट डोजेज में देते हैं तो यहाँ पर बलुई मिट्टी में हम उसको और ज्यादा स्प्लिट में कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विद इरिगेशन वाटर। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑप्टिमम नाइट्रोजन डोज। तो नाइट्रोजन डोज जैसा कि हम लोग जानते ही हैं 120 kg नॉर्मल डोज होती है, तो उसका हाफ डोज नाइट्रोजन एट अ टाइम ऑफ सोइंग और हाफ डोज जो रह जाती है उसको हम 2 या 3 भागों में बांटकर फिर उसको हम देते रहते हैं। तो नाइट्रोजन किसके आधार पर देना चाहिए? पहला सॉइल टेस्टिंग बेस, मृदा परीक्षण के आधार पर देना चाहिए। दूसरा अवॉइड ओवर नाइट्रोजन एप्लीकेशन। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन को हमें नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मृदा प्रबंधन। तो मृदा प्रबंधन में हम क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा की पूर्ति करें, जिसके लिए आपको FYM कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ हमें हरी खाद को भी प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा मृदा आरक्षक फसलें। जो हमारी कवर क्रॉप्स होती हैं उनका उपयोग करना चाहिए। जितनी आपकी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं वो कवर क्रॉप्स के रूप में काम की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है संरक्षित भू परिष्करण। भू परिष्करण की बात करें तो यहाँ पर संरक्षित भू परिष्करण मतलब कंजर्वेशन टिलेज की बात की जा रही है। मतलब 30% फसल अवशेष हमें मृदा सतह के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जिसके लिए आपको जीरो टिलेज, नो टिल और रिड्यूस टिलेज का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंचाई प्रबंधन। देखिए, जहां पर नाइट्रोजन उपयोग की बात की जाए तो वहां पर सिंचाई प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक वो सोल्यूबल फॉर्म में नहीं होगा तब तक वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका टारगेट इरिगेशन। टारगेट इरिगेशन हम करते क्या है, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई निर्धारण। तो सिंचाई निर्धारण मतलब इरिगेशन शेड्यूलिंग किस आधार पर करेंगे, सॉइल मॉइस्चर के आधार पर कर सकते हैं, क्रिटिकल स्टेज के आधार पर कर सकते हैं, या फिर फील्ड एरिया अपीयरेंस मेथड के आधार पर हम सिंचाई का निर्धारण
कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीजन फरो मेथड। रीजन फरो मेथड में आप समझ सकते हैं इस प्रकार से हम रिज बनाते हैं और फरो बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये रिज हो गया आपका और ये आपका फरो हो गया। तो यहाँ पर हम फरोज में इरिगेशन करते हैं और रिजेस पे क्रॉप को उगाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक मल्च। प्लास्टिक मल्च का उपयोग किया जाता है, ये इवेपोरेशन लॉसेस को कम करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अन्न। अन्न में आप फसल चक्र अपना सकते हैं, मृदा परीक्षण के आधार पर आप जो है उर्वरकों को दे सकते हैं। और INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द जुडिशियस यूज ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 2 या 2 से अधिक हम कंपोनेंट घटकों का उपयोग करके पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप बलुई मिट्टी में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कहीं आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।